नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन में सनचन चोंगशान क्रॉस सी हाईवे ट्रैफिक के लिए खुला। शांशी में पारंपरिक चीनी छाया कठपुतली का आधुनिकीकरण। ईरानी निवासियों का टूटता घर का सपना। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत में बना नया सनचन चोंगशान लिंक रविवार को खुल गया। इससे सनचन और चोंगशान के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर 30 मिनट का हो गया है। समुद्र के ऊपर बना यह 24 किलोमीटर लंबा क्रॉस सी हाईवे क्वांगतोंग हांगकांग मकाओ ग्रेटर बे क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें 8 लेन हैं, जिस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ सकती हैं और इसमें पानी के नीचे एक सुरंग, 2 पुल और 2 आर्टिफिशियल द्वीप शामिल है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को इस क्रॉस सी हाईवे के लिए बधाई पत्र भेजा। ई कॉमर्स चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के अक्सू प्रीफेक्चर में किसानों को देश भर में अपने फल बेचने में मदद कर रहा है। पहले धीमी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के चलते जल्दी कटाई हो जाती थी, लेकिन अब फल सब्जियां 2 से 3 दिनों में ही बाजार पहुंच जाते हैं। अक्सू छीको ई कॉमर्स के मालिक चो हु के ऑनलाइन बिजनेस से किसानों की आय 20% बढ़ी है। वे एक ऐसी कंपनी चलाते हैं जो स्थानीय किसानों से खरीदे गए फलों को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ऑनलाइन बेचते हैं। वहीं रिजवान गुली एरिकन अपने माता पिता के अखरोट को चीनी टिकटॉक पर बेचती हैं। उधर अमेरिका में पढ़ाई करने वाले चंग हाओचिए ने आंसू काउंटी के फ्यूचर विलेज में अपने लॉजिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्वदेश लौटे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिली। पश्चिमोत्तर चीन के शांशी प्रांत में चीनी शैडो पपेट यानी छाया कठपुतली में माहिर एक व्यक्ति ने इसे और आधुनिक बना दिया है। अपने कौशल और नए विचारों से उसने सभी लोगों को खूब लुभाया है। इस पुरानी कला में पेंटिंग, नक्काशी, संगीत, एक्टिंग और कहानियां सुनाना शामिल है। हुआचो काउंटी में इसका बहुत दबदबा है और इसे सांस्कृतिक रूप से काफी खास माना जाता है। आपको बता दें कि शैडो पपेट एक्सपो पार्क नाम की जगह में बड़ी स्क्रीन और नई तकनीक के इस्तेमाल से नेजा नाम के एक नाटक का आधुनिक संस्करण दिखाया जाता है। नई तरह की कठपुतलियां बनाने और नई पीढ़ी के लिए उसमें सुधार करके मॉडर्न तरीके से लोगों के सामने पेश करने की अपनी इसी कला के लिए शुए होंग शुआन काफी मशहूर हैं। लंदन बस संग्रहालय ने चीनी कंपनी BYD की नई डबल डेकर बस पेश की, जिसे BD11 कहा जाता है। यह बस लंदन को 2034 तक जीरो उत्सर्जन वाले बस बेड़े के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। BD11 बस में BYD द्वारा तैयार उन्नत ब्लेड बैटरी है। इस बैटरी में 532 किलोवाट प्रति घंटे की एनर्जी क्षमता है और बस को बिना चार्ज के 400 मील तक चलाया जा सकता है। माना जा रहा है कि लंदन के बाजार में BYD की बस शहर के स्वच्छ वायु वातावरण के लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार साबित होगी। थाई मछुआरे कम मछलियां पकड़ रहे हैं क्योंकि साल 2010 से थाईलैंड की ज्यादातर कोरल रीफ बर्बाद हो गई है। इसके कारण लोगों को आगे बढ़कर मदद करनी पड़ रही है। वैज्ञानिक रीफ को बहाल करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वे छोटे छोटे टुकड़ों से मजबूत कोरल उगाने की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन नए कोरल को 1 साल बाद रीफ पर वापस लगाया जाएगा। कोरल रीफ को नुकसान पहुंचने से तट के किनारे मछली पकड़ने और पर्यटन को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिससे मछुआरों की आमदनी पर असर पड़ रहा है। स्मार्ट तकनीक और अनूठी डिजाइन वाले मेड इन चाइना खेल सामानों को पेरिस 2024 ओलंपिक में कुश्ती, जूडो और टेबल टेनिस में इस्तेमाल किया जाएगा। थाईशान स्पोर्ट मैट में 2100 से अधिक माइक्रोचिप्स हैं, जबकि DHS स्पोर्ट की काली और गुलाबी पिंग पोंग टेबल भी नए गेयर का हिस्सा हैं। चीनी कंपनियां टेबल टेनिस बॉल, वेट लिफ्टिंग बारबेल, फ्लोरिंग जैसे साजो सामान को स्पॉन्सर कर रही हैं। चीनी खेल सामानों की बिक्री में उछाल आया है। डबल फिश के निर्यात में 13% की वृद्धि हुई है। ईरान में कई लोगों के लिए अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण घर खरीदना मुश्किल हो गया है। इससे देश के पैसे की कीमत कम हो गई है और कीमतें बढ़ गई है। साल 2023 में ईरान में मुद्रास्फीति 52.3% थी, जिससे आवास संकट और भी बदतर हो गया। घर बनाने में सरकार की भागीदारी ने निजी कंपनियों की दिलचस्पी कम कर दी है, जिससे काम धीमा हो गया है। तेहरान के एक निवासी ने कहा कि अगले राष्ट्रपति को अधिक आवास और बेहतर ऋण की योजना बनानी चाहिए। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। दुनिया भर में लोग 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाते हैं।
इसे मनाने के पीछे मकसद है जनसंख्या से जुड़ी जरूरतों और परेशानियों को उजागर करना, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इस दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत साल 1989 में की थी। पिछले एक साल में दुनिया ने जनसंख्या से जुड़े दो मामले महत्वपूर्ण मील के पत्थर के तौर पर देखे। पहला नवंबर 2022 में, जिसमें विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंच गई, और दूसरा पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। लेकिन जहां भारत, चीन जैसे देशों में आबादी बढ़ रही है, वहीं साउथ कोरिया और जापान जैसे देश अपनी घटती आबादी की समस्या से जूझ रहे हैं। आंकड़ों की माने तो साल 2021 से साउथ कोरिया की जनसंख्या में लगातार गिरावट देखने को मिली। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साउथ कोरिया ने आबादी में गिरावट का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला है। आइए जानते हैं कि पिछले 70 वर्षों में दुनिया की आबादी 3 गुना कैसे हो गई। साल 1955 में पृथ्वी पर 2.8 अरब लोग थे। फिलहाल यह भारत और चीन की कुल आबादी है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या डिवीजन के अनुमानों के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया की आबादी लगभग 9.7 अरब तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, भारत और चीन के बाद नाइजीरिया दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, जिसके बाद अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो, इथियोपिया और बांग्लादेश का नंबर होगा। लेकिन इसका पता कैसे चले कि किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है? आइए आपको बताते हैं कि किसी देश की जनसंख्या का बढ़ना या घटना 4 कारणों से तय किया जा सकता है: जन्म, मृत्यु, आप्रवास यानी देश में आने वाले लोग, और उत्प्रवास यानी देश छोड़कर जाने वाले लोग। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझा जा सकता है, अगर देश में रहने और पैदा होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है तो आबादी बढ़ेगी, और वहीं अगर देश छोड़कर जाने वाले और मरने वालों की संख्या ज्यादा है तो देश की जनसंख्या घटेगी। साल 2022 में दुनिया भर में करीब 13.4 करोड़ बच्चे पैदा हुए। हर दिन औसतन 3.67 लाख नवजात शिशुओं का जन्म हुआ। हालांकि इन आंकड़ों में 19-20 का फर्क भी हो सकता है, लेकिन यह तो साफ है कि साल 2001 के बाद से नवजात शिशुओं की संख्या में धड़ल्ले से गिरावट देखने को मिली है। दुनिया भर में मरने वालों की संख्या में भी धीरे धीरे बढ़त दर्ज हुई है। कोविड महामारी के दौरान मौतों में तेजी से उछाल देखने को मिला। साल 2020 में 6.3 करोड़ मौतें दर्ज की गई, जिसके बाद साल 2021 में यह आंकड़ा 6.9 करोड़ को पार कर गया। तो कुल मिलाकर जनसंख्या अपने बुनियादी घटकों की वजह से बढ़ती या घटती है: प्राकृतिक परिवर्तन और प्रवास। इन घटकों के बीच बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है। यह संतुलन वक्त के साथ बदलाव की अपनी अनूठी कहानी बयान करता है। ये आंकड़े हमारी समझ बढ़ाते हैं कि हम कहाँ थे और भविष्य में हम कहाँ जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों की माने तो अफ्रीका दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला महाद्वीप है, जिसमें नाइजर, युगांडा, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला, चाड, माली और सोमालिया जैसे देश शामिल हैं। इनमें से हर एक देश की वृद्धि दर हर साल 3% से ज्यादा है। दूसरी ओर दुनिया की सबसे तेजी से घटती आबादी का ज्यादातर हिस्सा यूरोप और पूर्वी एशिया में मौजूद है। जिन देशों में जन्म दर कम हो रही है, वहां की सरकारें नई माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन और मदद देने के लिए कई नई पहल कर रही है। हम लोग आमतौर पर यही सोचते हैं कि आबादी बढ़ने और घटने से हमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच बात तो यह है कि इसका असर सीधा हम पर ही होगा। घटती और बूढ़ी होती आबादी लेबर मार्केट और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कई बड़ी चुनौतियां पेश करती हैं। कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या में कमी के साथ साथ बढ़ती उम्रदराज आबादी को संभालने के लिए सामाजिक सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में सुधार करना बेहद जरूरी हो जाएगा। खुद ही सोचिए, हम सभी बूढ़े हो जाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्विक औसत आयु अब 30 साल से ज्यादा हो गई है। सन 1800 के बाद से दुनिया की जनसंख्या में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़त का श्रेय काफी हद तक आधुनिक चिकित्सा के विकास और कृषि के औद्योगिकीकरण को दिया जा सकता है, जिसने खाने की आपूर्ति को बढ़ावा दिया। हालांकि वैश्विक जनसंख्या लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि वार्षिक वृद्धि दर लगातार घटकर 1% से नीचे आ गई है। इन आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की आबादी साल 2080 के दशक में लगभग 10.4 अरब लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है और साल 2100 तक इसी लेवल पर बनी रहेगी। बाकी तो वक्त ही बताएगा।
तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।